आज हम लोग सरकार और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थी ये बात जानते हैं कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और उसको मूर्तता प्रदान करने का काम सरकार करती है। राज्य हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन धरातल पर हमको सरकार दिखाई देती है। तो किसी भी राज्य की पहचान उसमें किस तरह की सरकार है इससे होती है। तो आज हम लोग सरकारों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सरकारों का वर्गीकरण करने के लिए दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक तो प्राचीन विचारधारा है जिसमें अरस्तु का वर्गीकरण सबसे प्राचीन है। अरस्तु कहते हैं कि सरकारें दो आधार पर वर्गीकृत की जा सकती हैं। पहला तो ये था कि शासन करने का उद्देश्य क्या है। अगर वो जनहित में किया जा रहा है तो उसको उन्होंने शुद्ध रूप बताया, और अगर वो अपने हित में शासन किया जा रहा है तो उसको उन्होंने विकृत रूप बताया। और दूसरा आधार उन्होंने बताया कि सत्ता कितने लोगों के हाथ में है। तो पहली जो कैटेगरी थी उसमें उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है और वो जनता के हित में शासन कर रहा है तो हम उसको राजतंत्र कहेंगे, और अगर वही व्यक्ति अपने हित में शासन कर रहा है तो वो विकृत रूप होगा उसका और उसको तानाशाही कहा जाएगा। कुछ लोग अगर शासन करते हैं तो उसको कुलीन तंत्र कहा जाएगा, और अगर वही कुलीन तंत्र जब विकृत रूप में आ जाएगा तो उसको हम धनिक तंत्र कहेंगे। और तीसरे जो कैटेगरी थी उसमें उन्होंने कहा कि अगर जनता के हित में शासन हो रहा है, जनता शासन कर रही है, तो उसके लिए शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया पॉलिटी। और अगर ये शासन, जनता का शासन, जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो अपने हित में काम करना शुरू कर दें, या जनता जो लोकहित की भावना है उसके आधार पर शासन न करके स्वहित में शासन करना शुरू कर दे, तो उसके लिए शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया डेमोक्रेसी। और उसका हिंदी जो रूप था वो भीड़ तंत्र के कहकर संबोधित किया गया। तो ये प्राचीन वर्गीकरण था जो अरस्तु के द्वारा दिया गया। उसके बाद इसमें ब्लंशली ने दो चीजें और जोड़ दी। जो आधुनिक वर्गीकरण आया उसमें ब्लंशली ने दो चीजें इसमें और ऐड की। उन्होंने कहा कि एक धर्म तंत्र होता है। उस समय दुनिया में जो धर्म का बोलबाला था, तो एक धर्म तंत्र होता है, उसमें कुछ नैतिकताएं होती हैं, कुछ इथिक्स तय कर दिए जाते हैं, उसके आधार पर शासन का संचालन करना, ये धर्म तंत्र उन्होंने जोड़ा। इसको थियोक्रेसी कहा गया इंग्लिश में। और अगर वो विकृत हो जाए, वो धर्म तंत्र अगर विकृत हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया व्यक्ति पूजा तंत्र। तो ये ब्लंशली का वर्गीकरण था। एक विचारक हुए हैं जेलेनिक, उन्होंने दो कैटेगरी बताई, दो आधार बताए सरकार के, दो रूप बताए। एक तो राजतंत्रीय और दूसरा गणतंत्रीय। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि राजतंत्र या गणतंत्र क्या होते हैं। एक और विचारक हुए हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने ये जो जेलेनिक का वर्गीकरण था इसमें एक वर्गीकरण और जोड़ दिया, इसमें एक प्रकार और जोड़ दिया, राजतंत्रीय, गणतंत्रीय और अधिनायक तंत्र। एक विचारक मेरियट हुए हैं। मेरियट का वर्गीकरण तीन आधार पर है। मेरियट ने सत्ता के शक्तियों के विभाजन के आधार पर, दूसरा उन्होंने संविधान में संशोधन के आधार पर, और तीसरा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर सरकारों के प्रकार बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता किसी भी देश में, राज्यों में और केंद्र में विभाजित होती है तो वहाँ संघात्मक सरकार होती है, और अगर सत्ता किसी एक जगह पर एकत्रित होती है उसको हम एकात्मक सरकार कहते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर किसी भी देश में संविधान में संशोधन करने में अगर आसानी से संशोधन हो जाते हैं तो वो नमनीय सरकार कही जाएगी, और किसी भी देश में संविधान संशोधन करने के लिए अगर विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी तो वो कठोर सरकार कही जाएगी। और तीसरा जो सामान्य रूप से आजकल जो सरकारें पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, संसदीय सरकार या अध्यक्षात्मक सरकार, उसके लिए उन्होंने बताया कि अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों आपस में मिली हुई हैं तो वहाँ पर संसदीय सरकार होगी, और अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सेपरेशन ऑफ पावर्स के हिसाब से अगर काम कर रही हैं, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार काम कर रही हैं, तो वहाँ पर अध्यक्षात्मक सरकार होगी। एक विचारक और हुए हैं जिनका नाम है लीकाक। लीकाक का वर्गीकरण आज की तारीख में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है
कि ये एक साइंटिफिक तरीके से इसका वर्गीकरण उन्होंने करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हम जब सरकारों का वर्गीकरण करते हैं तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, दो प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला है निरंकुश तंत्र और दूसरा है लोकतंत्र। निरंकुश तंत्र की कोई आगे कैटेगरी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को उन्होंने दो हिस्से में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में और गणतंत्र में बटा हुआ होता है। फिर उसके इन्होंने आगे दो और कैटेगरी बताई। उन्होंने कहा कि एक एकात्मक शासन होता है और दूसरा संघात्मक शासन होता है। उसके बाद भी दो और वर्गीकरण किए गए, उसको अध्यक्षात्मक शासन और संसदात्मक शासन कहा गया। तो ये सरकारों के प्रकार थे कुछ विचारकों की नज़र में कि कौन कौन सी तरह से सरकारें, उनका विभाजन किया गया है। अभी हम लोग सरकार को अगर मान लीजिए कोई गणतंत्र है क्यों कहते हैं, तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप ये बताने की कोशिश करेंगे कि कोई भी सरकार का नाम ऐसा क्यों दिया गया। जैसे हम अगर किसी सरकार के लिए राजतंत्र इस्तेमाल करते हैं तो राजतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी देश में राजा का शासन। दुनिया में राजतंत्र कई तरह से हो सकता है। जैसे राजतंत्र के कुछ प्रकार बताए गए, जैसे वंशानुगत शासन। वंशानुगत शासन का मतलब ये होता है कि एक राजा, उसकी फिर आने वाली जो संतानें होंगी वो शासन करेंगी, उसके आने वाली संतानें वो राजा बनेंगी, वो शासन करेगी। तो राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा का शासन, और वो शासन जो वंशानुगत आधार पर आगे बढ़ता है उसको राजतंत्र कहा गया। कभी कभी कुछ देशों में निर्वाचित राजतंत्र भी हमको देखने को मिलता है। जैसे 1689 में विलियम और मैरी को इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने राजा के रूप में उनका चयन किया था। 1905 में नॉर्वे में भी एक पार्लियामेंट के द्वारा राजा का चयन किया गया था। तो कभी कभी निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत भी राजा का चयन किया जाता है। इसके अलावा मोनार्की के, राजतंत्र के दो और प्रकार हैं। एक है निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र का मतलब होता है कि राजा के ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं होता। अंकुश इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारे शासक ऐसे आए जिन्होंने, जैसे लुई 14 एक नाम है, फ्रांस के राजा हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। तो राजा ने स्वयं को ईश्वर के समकक्ष मान लिया और ये माना कि हम और राजा में कोई अंतर नहीं है। जेम्स प्रथम भी इसी तरह की विचारधारा का समर्थन करते थे कि राजा निरंकुश होता है। उनकी एक किताब आई थी द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, उसमें इस तरह के विचारों का प्रतिपादन किया गया। एक जो सबसे सही कैटेगरी है इस राजतंत्र में, उसको हम वैधानिक राजतंत्र कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। जैसे इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि लावेल एक विचारक हुए हैं, वो कहते हैं कि पहले मंत्री लोग राजा को सलाह दिया करते थे और राजा निर्णय किया करते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, पलट गई हैं। अब राजा की सलाह ली जाती है और मंत्री शासन करते हैं, मंत्री निर्णय लेते हैं। तो उसमें ये जो स्थिति है इसलिए राजा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो ये कुछ राजतंत्र की के प्रकार थे। अभी हम लोग गणतंत्र का एक हमने शब्द इस्तेमाल किया था। जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिकन स्टेट है। तो रिपब्लिकन स्टेट में ये फर्क होता है राजतंत्र से कि हेड ऑफ द स्टेट जहां पर वंशानुगत होता है वहां पर राजतंत्र होता है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट का जहां चयन होता है, जहां चुनाव होता है, वहां पर गणतंत्र होता है, रिपब्लिकन स्टेट होता है। भारत में हेड ऑफ द स्टेट यानी राज्य का प्रमुख, उसका चयन किया जाता है, उसका चुनाव होता है, और वो हमारे देश में राष्ट्रपति हैं। तो हम लोग एक रिपब्लिकन कंट्री है, रिपब्लिकन स्टेट है। दूसरी एक कैटेगरी अभी हम लोग बात कर रहे थे जिसमें हमने अरिस्टोक्रेसी एक शब्द इस्तेमाल किया था। तो अरिस्टोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है और अरिस्टो का मतलब होता है, जो अरिस्टोज शब्द है ये ग्रीक भाषा से बना है, इसका मतलब होता है सर्वोत्तम। जो अरिस्टोक्रेसी में जो शासक आते हैं, जो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं, वो तीन तरह से होते हैं। कुछ तो प्राकृतिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये प्राकृतिक गुण होता है कि वो शासन करें, समाज से अपने को श्रेष्ठ दिखते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको निर्वाचित कर दिया जाता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखा जाए तो जो अरिस्टोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है उसमें अगर किसी भी नेता और इन सबको जो समाज के श्रेष्ठ लोग माने जाते हैं। और तीसरा वंशानुगत होता है, वो अरिस्टोक्रेट्स जो किसी भी परिवार में पैदा होने की वजह से श्रेष्ठ हो जाते हैं।
उसके बाद एक श्रेणी अभी हमने सरकार की बताई थी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र की दो कैटेगरी हैं। दो कैटेगरी इसलिए है कि एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है और दूसरा परोक्ष प्रजातंत्र है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कुछ देशों में मिलता है जहां पर जनता डायरेक्ट शासन के कार्यों में पार्टिसिपेट करती है। उसमें जैसे रेफरेंडम है, जनमत संग्रह जिसको कहते हैं आप, इनिशिएटिव है, आरंभक जिसको कहते हो आप, प्लेबिसाइट है, रिकॉल सिस्टम है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके आधार पर शासन के कार्यों में जनता का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र उसको कहा जाएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सरकार कही जाएगी। और आज के कॉन्टेक्स्ट में दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ये प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स जहाँ पे हैं, जैसे भारत में हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते शासन में, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो शासन में जाकर हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो दुनिया के अधिकतर देशों में जहाँ पर लोकतंत्र है, आज हमको ये प्रतिनिधियात्मक शासन का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा एक कैटेगरी भी हमने सरकार के बारे में बात की थी, जिसके बारे में कहा था कि संसदीय सरकार। तो संसदीय सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपस में समन्वय के आधार पर तय की जाती है, और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों आपस में मिली हुई होती है, तो वहाँ संसदीय सरकार होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसमें संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो निम्न सदन है यहाँ का, उसमें अगर संसदीय सरकार को बहुमत प्राप्त है तब तक वो काम करती रहती है। जैसे ही निम्न सदन में बहुमत उसका खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सरकार गिर जाती है और नई सरकार का चयन करना पड़ता है। तो इस कारण ये भी इसके लिए कहा जाता है कि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जब तक आपको जो आपका जो निम्न सदन है उसमें आपको बहुमत प्राप्त है, तब तक आपकी सरकार काम करेगी। तो ये संसदीय सरकार के बारे में है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व वाली एक सरकार होती है। दूसरी कैटेगरी जो हम लोग बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमने अध्यक्षात्मक सरकार कहा था, तो ये संसदीय सरकार से अपोजिट एक कैटेगरी है। जैसे जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग रहकर काम करती हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस जैसे अमेरिका के कॉन्सेप्ट में कहा जाता है, तो वो अध्यक्षात्मक सरकार होती है। दोनों अलग अलग रहकर काम करती हैं और एक दूसरे को कार्यों की निगरानी भी रखती हैं। इसकी जो विशेषता है उसमें यह है कि अध्यक्ष की प्रधानता होती है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है। संसद के द्वारा पास कोई भी निर्णय या कानून बनाने के लिए अगर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति अगर उसको वीटो कर दे तो वो फिर कानून का रूप अख्तियार नहीं कर पाता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका में पाया जाता है। इसके अलावा अध्यक्षात्मक सरकार की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसका कार्यकाल निश्चित होता है और ये एक तय समय के लिए जो भी इसका कार्यकाल होता है उस तय समय के लिए कार्य करती है, बीच में इसको भंग नहीं किया जा सकता। एक और कैटेगरी भी हमने बात की थी जिसको हमने एकात्मक सरकार कह के संबोधित किया था। एकात्मक सरकार का मतलब होता है कि ये जो विभाजन हुआ है ये शक्तियों के एकत्र करने पर और शक्तियों के विभाजन करने पर। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर शक्तियां एक ही सरकार में सीमित हैं, जैसे इंग्लैंड में वहां पर एक सरकार है पूरे देश के लिए और वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, वहां पर एकात्मक सरकार है। तो इन सरकारों में केंद्र की प्रधानता पाई जाती है। संघात्मक सरकार इससे एक अलग तरह की सरकार होती है। इसमें केंद्र के बीच और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संघात्मक सरकारें वो सरकारें हैं जहां पर दो तरह की सरकारें पाई जाती हैं। एक तो पूरे देश के लिए एक सरकार होगी और राज्यों के लिए अलग अलग सरकारें होंगी और इन सरकारों में बंटवारा कर दिया जाता है। भारत की स्थिति अर्ध संघ जैसी है। केसी बियर कहते हैं कि भारत पूर्ण संघ नहीं है, एक अर्ध संघ जैसा है। तो इसमें सत्ता का विभाजन होता है और ये सत्ता का विभाजन संविधान का लिखित होना इसकी एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि जब आपके पास नियम कायदे और चीज़ें लिखी हुई होंगी तो आप आसानी से उन अधिकारों का और उन शक्तियों का विभाजन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि संघीय सरकारों में सर्वोच्च न्यायालय का होना पाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एक अनिवार्य आवश्यकता है। अगर वो नहीं होगा तो केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कुछ सरकारों के प्रकार थे जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे
लास्ट में एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अलेक्जेंडर पोप हुए हैं, वो कहते हैं कि शासन के रूपों के लिए मूर्खों को विवाद करने दो, जिस शासन की नीति सर्वश्रेष्ठ हो वही शासन सर्वश्रेष्ठ होता है। आशा करते हैं कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपका कुछ ज्ञानवर्धन जरूर होगा। धन्यवाद।